हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज जो प्रैक्टिस टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, ये पहला प्रैक्टिस टेस्ट है। जनरल स्टडीज वाला जो पोर्शन है, आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर में तो जीएस का ही पोर्शन है, अलग से ही उसका पेपर है सब्जेक्ट के अलावा। प्रिंसिपल और एचएम के लिए, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल और एचएम के लिए है, ये पार्ट फर्स्ट है। उनका जो सिलेबस है उसमें 3 पार्ट है, उनमें से पहला पार्ट ये है जनरल स्टडीज वाला। टीजीटी पीजीटी है, इसमें भी इस बार जनरल स्टडीज ऐड किया गया है और ये अलग से ही पेपर होगा जीएस का। यूपीएससी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, उसमें भी ये पार्ट फर्स्ट है। जनरल स्टडीज जनरल नॉलेज के नाम से पहला ही यूनिट है। इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ, आपके सिलेबस के यूनिट वाइज नोट्स और वीडियोज क्लासेज, ये पूरे इसमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हर यूनिट पे सफिशियंट प्रैक्टिस टेस्ट होंगे और फुल लेंथ टेस्ट दोनों होंगे। लेट्स बिगिन। आज का जो टेस्ट है वो करंट अफेयर्स, इसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे बेस्ड है ये, एज पर सिलेबस। इसको शुरू करने से पहले एक जो अपडेट, जो जरूरी हम चीज डिस्कस करते रहते हैं हमारे करंट अफेयर्स के साथ में ही, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है। अभी हमारा वर्ल्ड कप चल रहा है, हॉकी वर्ल्ड कप। ये हॉकी वर्ल्ड कप 2026, जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, जब ये चल रहा है 2026 का हॉकी का वर्ल्ड कप। इसमें अ, कल ही मैच था, काफी इंटरेस्टिंग मैच था, जिसमें पाकिस्तान को हराया है इंडिया ने 5-3 से। अब यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स में से, स्पोर्ट्स हमारे सिलेबस में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अभी जो 2026 का हॉकी का वर्ल्ड कप चल रहा है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? हॉकी वर्ल्ड कप 2026, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 15 से और 30 अगस्त 2026, इसका आयोजन हो रहा है बेल्जियम और नीदरलैंड में। पुरुष हॉकी वर्ल्ड विश्व कप 2026, इसका आयोजन 15 से 30 अगस्त बेल्जियम और नीदरलैंड में इसका आयोजन हो रहा है। इसमें टोटल 16 टीम है और 72 मैच होंगे। इसमें 16 मेंस की टीम, 16 फीमेल टीम, मेल फीमेल, और 72 टोटल इसमें मैच होंगे। पिछला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था हॉकी का? तो मेंस का जो पिछला वर्ल्ड कप था हॉकी का, वो 2023 में हुआ था। 2023 में ओडिशा में खेला गया था। इंडिया में इसका आयोजन हुआ था उड़ीसा में, जिसमें फाइनल में 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूट आउट में हराया था और तीसरी बार जीता था। जबकि जो विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप है वो 2022 में हुआ था और उसका आयोजन स्पेन और नीदरलैंड में हुआ था। फाइनल में नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को हराया था। इन पे आगे टेस्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। आपको आगे जो प्रैक्टिस टेस्ट होंगे करंट अफेयर्स के, उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए अभी चर्चा कर रहे हैं। कल ही भारत ने पाकिस्तान को हराया है। टोटल 20 मैच हुए हैं अब तक भारत और पाकिस्तान की देखें तो पिछले 10 साल में 20 में से 18 मैच भारत जीता है और 2 मैच ड्रॉ हुए हैं। लेट्स बिगिन। ये छोटा सा एक अपडेट था ताकि आपके साथ साथ जानकारी में रहेगा। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल, जिसे हाल ही में भारत का 100वां रामसर स्थल नामित किया गया है, ये कहाँ स्थित है? अभी रिसेंटली जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुरहाताल, इसको 100th रामसर साइट है जो डेजिग्नेट किया गया है एज इंडियाज 100th रामसर साइट। भारत का 100वां रामसर स्थल नामित किया गया है। और ये सुरहाताल है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1991 में, 1991 में स्थापित किया गया था। सुरहाताल अभ्यारण्य के आसपास का स्थल है ये। गंगा नदी जो बेसिन है, उसका जो एक बदलता प्रवाह होता है, शिफ्टिंग कोर्स गंगा रिवर का, उससे निर्मित हुआ है ये बारहमासी एक नेचुरल ऑक्सबो लेक है। ये कैसा है? ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक है, बारहमासी प्राकृतिक है।
ये गंगा और जो घाघरा रिवर है उसके संगम के आसपास में ही है। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस जगह है? बलिया में है ये। बलिया उत्तर प्रदेश, भारत का 100वां रामसर स्थल। जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेजपुर लीची, इसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। जीआई टैग के क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट मैचिंग में पूछे जाते हैं। तेजपुर लीची मुख्य रूप से असम के सोनितपुर जिले में उगाई जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तेजपुर लीची एक प्रीमियम जीआई टैग है, बागवानी फसल है और इसकी खेती है मेनली असम का जो सोनीपुर जिला सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें तेजपुर और उसका आसपास का जो एरिया है वहां पे की जाती है। और ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए है। ये फसल गहरी जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छी तरह पनपती है। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये आर्द्र जो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु परिस्थिति है उसमें उपजाऊ जलोढ़ या दोमट मिट्टी में अच्छी तरह से उगती है। इट ग्रोज वेल इन फर्टाइल एलुवियल और लूमी सॉइल अंडर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल कंडीशंस। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेतक दर्जा इसलिए मिला क्योंकि ये विशेष रूप से लीची असामिका प्रजाति से है। नहीं, ये सही नहीं है। तेजपुर लीची है असामिका नहीं, बल्कि ये चाइनेंसिस जो प्रजाति है उससे संबंधित है। पहला और दूसरा ये दो सही है, इसमें करेक्ट आंसर आएगा इसका फर्स्ट वन। हाल ही में यूएई में रहने वाले 3 भारतीय स्काई डाइवर्स ने एक ही विमान से राष्ट्रीय झंडों के साथ छलांग लगाकर ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में हिस्सा लिया है। ये रिकॉर्ड किस देश में बनाया गया है? यूएई में रहने वाले हैं ये 3 भारतीय स्काई डाइवर्स, जमशेर, अभिषेक रावत और ईशा राज। इनके नाम है जमशीर, अभिषेक रावत और ईशा राज। इन्होंने जो बेंगाजी है, बेंगाजी लीबिया, इसके ऊपर लगभग 65 अंतरराष्ट्रीय स्काई डाइवर्स के साथ 1300 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये 3 भारतीय हैं। लीबिया, लीबिया में बना है ये रिकॉर्ड। डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लो इनमें से किस सदन के अध्यक्ष रहे थे? डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लो, देखिए अभी रिसेंटली उनकी जयंती पे सेंट्रल हॉल में इनको श्रद्धांजलि दी गई है। जो पार्लियामेंट है उसका जो सेंट्रल हॉल है वहां पे इनको श्रद्धांजलि दी गई थी। इनका जन्म हुआ था डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों का 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1915 को इनका जन्म हुआ था। और ये 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। जीएस ढिल्लों ये 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। चौथी और पांचवी लोकसभा के स्पीकर थे ये। और इनकी जयंती के अवसर पे अभी रिसेंटली सेंट्रल हॉल में इनको श्रद्धांजलि दी गई थी। भारतीय राजनीति में ये संसदीय जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, संसद के काम है, उनके लिए जाने जाते थे। और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं ये। पर्सन इन न्यूज में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अलेक्जेंडर मुंटेनू, इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया जिसके बाद उनकी सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ा। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? अलेक्जेंड्रो मुंटेनू, इन्होंने अभी जुलाई में इस्तीफा दिया था और उनके इस्तीफा देने के बाद इनकी जो गवर्नमेंट थी ऑटोमेटिक उनका इस्तीफा हो गया और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ये मोल्दोवा के प्रधानमंत्री थे। ग्रेप्स 3 वेधशाला जो हाल ही में समाचारों में रही कहाँ स्थित है? ग्रेप्स 3 ऑब्जर्वेटरी ये कहाँ पे है? देखिए ग्रेप्स 3 क्या है? ग्रेप्स 3 इसका देखेंगे हम तो इसकी फुल फॉर्म होती है गामा रे एस्ट्रोनॉमी पेव एनर्जीज फेज 3 है ये इसका। गामा रे एस्ट्रोनॉमी पेव एनर्जीज फेज 3। ये कॉस्मिक रे वेधशाला है जो तमिलनाडु के ऊटी में जो समुद्र तल है उससे लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है ये।
ऊटी तमिलनाडु, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ग्रेप्स 3 वेधशाला जो हाल ही में समाचारों में थी, कहाँ स्थित है? इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ये जो ऑब्जर्वेटरी है, ये जो कॉस्मिक रे वेधशाला है ग्रेप्स 3 जो ऊटी तमिलनाडु में है, इसका संचालन किया जाता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा। इसका संचालन कौन करता है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसका उद्देश्य क्या होता है? जो कॉस्मिक रेज हैं, कॉस्मिक किरणें हैं, उनकी उत्पत्ति या उनका प्रसार, उसके अध्ययन करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और जो एक्सटेंसिव एयर शॉवर्स हैं उनका अध्ययन करती है ये, ताकि जो उच्च कॉस्मिक किरणें हैं या गामा किरणें हैं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पे उनसे जो उत्पन्न होने वाले सेकेंडरी कण हैं वो कैस्केड हो, इसके लिए करते हैं ये। ऊटी तमिलनाडु, ये ध्यान रखना है। हाल ही में समाचारों में रही स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी किसके द्वारा विकसित किया गया है? स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद में, उसने एक नया बायोपॉलीमर आधारित ये सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी विकसित की है, जो बीज की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया गया है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, ICAR, ये हैदराबाद में है। एंड इट हैज डेवलप्ड एंड इनोवेटिव बायोपॉलीमर बेस्ड स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी दैट इंप्रूव सीड क्वालिटी। इनको मैच करना है, मैरिनर 4, मार्स एक्सप्रेस एंड वाइकिंग फर्स्ट। देखिए जो मैरिनर है इसमें से ये बताना है कितने युग में सही है। आजकल ये नया ट्रेंड है, पहले पूछा जाता कि कौन कौन से सही है। आजकल एग्जाम्स में चाहे यूपीपीएससी का है, यूपीएससी का है, एमपीपीएससी, आरपीएससी, किसी भी एग्जाम की आप बात करें, आजकल ये देखने को मिलता है कि ये नहीं पूछा जा रहा पहला दूसरा तीसरा, ये भी पूछे जाते हैं, लेकिन साथ में कितने पेयर सही है, कितने युग में सही है, 1 2 3 4, इस तरीके से। इसमें हम देखेंगे तो मैरिनर 4 है, ये नासा का मंगल का पहला सफल फ्लाई बाय मिशन था। मैरिनर 4 किसका था? ये नासा का था, नासा। और किसके लिए था? पहला सफल फ्लाई बाय मिशन था ये 1965 का। मार्स एक्सप्रेस है, मार्स एक्सप्रेस ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका पहला मंगल मिशन है जिसको 2003 में लॉन्च किया गया था, ये करेक्ट है। वाइकिंग फर्स्ट, वाइकिंग फर्स्ट ये नासा का है, नासा का जो वाइकिंग फर्स्ट है इसने मंगल पे सफलतापूर्वक उतरा और संचालित होने वाले पहले अंतरिक्ष यान का प्रदर्शन किया था 1976 में, और ये 2003 का। तो ये दोनों करेक्ट है। मैरिनर 4 ये इसरो नहीं, नासा का है। एक आता है क्वेश्चन इस तरीके का हमारे एग्जाम में, केवल 2 ही सही है। साथियों अगर आप प्रिंसिपल, यूपीएसएससी प्रिंसिपल, एचएम, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चैनल ज्वाइन करना, कोर्स ज्वाइन करना नहीं है, वो तो चैनल ज्वाइन करना अगर आप में से कोई साथी हमें सपोर्ट करना चाहें उसके लिए है। हाल ही में स्वीकृत किरथाई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस नदी पर विकसित किया जा रहा है? किरथाई सेकंड अभी इसको रिसेंटली अप्रूवल दी है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इट हैज रिकमेंडेड, जो एडवाइजरी कमेटी है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी होती है एक, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, ये किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। इसने रिकमेंड किया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर द 820 मेगावाट, 820 मेगावाट किरथाई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट।
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की के अंतर्गत है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, इसने 820 मेगावाट का एक किरथाई सेकंड जल विद्युत परियोजना के लिए अभी रिसेंटली स्वीकृति की सिफारिश की है। अब ये कहाँ पे है किरथाई सेकंड? ये किश्तवाड़ में है, किश्तवाड़ जिले में है, जम्मू एंड कश्मीर में, चेनाब नदी पे। चेनाब नदी पे जो प्रस्तावित रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है ये किरथाई सेकंड। यहाँ पे क्या किया जाएगा, चर्चा में क्यों है ये? किरथाई सेकंड जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पे है प्रस्तावित रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना। चर्चा में इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण किया जाएगा। कंक्रीट डैम 121 मीटर ऊंचा है, ये कंक्रीट बांध, इसका निर्माण किया जाएगा यहाँ पे, कंक्रीट ग्रेविटी डैम। और ये सिंधु का जो सिंधु जल संधि है उसको जब से अबेंस में किया गया है उसके बाद चेनाब नदी पे स्वीकृति पाने वाली तीसरी जल विद्युत परियोजना है। जब से इंडिया पाकिस्तान के इशू रहा, फिर ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद ये इसको अबेंस किया गया, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, और अभी अबेंस में है। तो चिनाब नदी पे ये स्वीकृति प्राप्त करने वाली तीसरी प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाने के चांसेज है। और इसको लागू कौन करेगा? जो चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड है वो इसको लागू करेगा। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक जॉइंट ये उपक्रम है। इसमें एक चीज और जो स्टेटमेंट बेस हमसे पूछा जा सकता है, किरथाई फर्स्ट और किरथाई सेकंड, ये किरथाई सेकंड की बात कर रहे हैं। जो किरथाई फर्स्ट है, किरथाई फर्स्ट ये अप स्ट्रीम में है, जबकि कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किरथाई सेकंड ये डाउन स्ट्रीम में है। किरथाई फर्स्ट ये अप स्ट्रीम में है, किरथाई सेकंड है ये डाउन स्ट्रीम में है। फिनटेक के लिए भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही मैच कर रहा है? फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इसकी बात हो रही है। यूपीआई 123 पे, यूपीआई 123 पे को आरबीआई और एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया, इन्होंने विशेष रूप से फीचर फोन के लिए लॉन्च किया था, जिसमें आईवीआर, मिस कॉल या जो एप्लीकेशन आधारित काम है, साउंड आधारित भुगतान का उपयोग होता है इसमें, और इस भुगतान के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। पहला सही है, हमें ध्यान रखना होगा। यूपीआई 123 पे इंटरनेट के बिना फीचर फोन उपभोगकर्ता के लिए यूपीआई की सुविधा, यूपीआई कर सकते हैं आप इससे बिना इंटरनेट के। ओशन ये थर्ड पार्टी एप्स में एम्बेडेड क्रेडिट सक्षम करने वाला प्रोटोकॉल है। ओशन ये एक ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क है। और ये क्या है? ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क, ये फुल फॉर्म है इसकी ओशन की। और ये एपीआई या प्रोटोकॉल का एक सेट है, जो जैसे जोमाटो है या अमेजोन है, इनके जैसी किसी भी प्लेटफॉर्म को अपने उपभोगकर्ता विक्रेताओं का जो बैंक है या जो एनबीएफसी है उससे ऋण उपलब्ध कराने का काम करता है ये। इट इज एन ओपन क्रेडिट enablement network. It is a set of API or protocol that let a platform like Zomato or Amazon that offers loan from bank NBFCs to their user or vendors. This one is correct. ई रूपी, ई रूपी क्या है? रिटेल लेन देन के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये सही नहीं है। ई रूपी ये एक वाउचर आधारित, जो वाउचर होता है वाउचर के आधारित डिजिटल भुगतान समाधान है, सीबीडीसी नहीं है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नहीं है, ये एक वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान समाधान है। ये किसी कोई स्पेशल उद्देश्य के लिए इसका एक बार उपयोग किया जाने वाला कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड वाउचर है। और भारत की जो सीबीडीसी है उसको डिजिटल रूपी कहा जाता है। भारत की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको क्या कहा जाता है? ई रूपी, उसको ई रूपी कहा जाता है, डिजिटल रूपी, जिसका पायलट आरबीआई करता है। तो ये सही नहीं है।
इसमें पहला और दूसरा ये दो सही है, केवल दो। भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया मिशन सेंजोरी किसके प्रोत्साहन से संबंधित है? मिशन सेंजोरी ये किसके प्रोत्साहन से संबंधित है? अभी रिसेंटली ये मिशन का शुभारंभ किया गया है। जो केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और ये स्पेशली आसाम में जो मूगा सिल्क क्षेत्र है उसको एक ग्लोबल लेवल पे किया जाए, उसका ग्लोबल लेवल पे ले जाया जाए और वैश्विक स्तर पे प्रतिस्पर्धा लग्जरी जो टेक्सटाइल है इकोसिस्टम है उसके लिए एक पहल है आसाम की मूगा सिल्क। एक्चुअली जो होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट वाली जो खेती है उसको मजबूत करने के लिए ये शुरू किया गया है, ताकि जो रीलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आधुनिकरण किया जाए, जो फार्मर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसको बढ़ावा दिया जाए, एफपीओ को, या फिर जो सीएफसीज हैं वो स्थापित किए जाएं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर ये, और सेंजोरी ब्रांड को वैश्विक बाजार पे पहुंचाया जाए, इसके लिए ये शुरू किया गया है। और ये जो मिशन सेंजोरी है किसके माध्यम से किया जा रहा है, किसके सहयोग से? असम गवर्नमेंट, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इनके सहयोग से किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम 2026, इसके बारे में, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की एक प्रमुख पहल है। ये बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षा मंत्रालय का जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उसके द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम 2026। इस योजना का उद्देश्य विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को भारत में उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान के लिए आकर्षित करना है। ये करेक्ट है। इसका उद्देश्य विदेशों में जो कार्य कर रहे हैं भारतीय मूल के जो शोधकर्ता हैं उनको प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च प्रभाव वाले जो अनुसंधान है उनके लिए भारतीय संस्थानों में लाया जाए, इसीलिए ये शुरू किया गया है। इस योजना के तहत केवल विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र हैं। जो स्कीम है ये प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर 2026 स्कीम, इसमें केवल भारतीय, केवल विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिक ही आवेदन के पात्र है, ऐसा नहीं है। इसमें पात्र जो आवेदक है उसमें विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो ओसीआई कार्ड धारक हैं, जो नवाचार और प्रौद्योगिकी में जो जो उपलब्धि रखने वाले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो सभी शामिल हैं। तो ये इसमें सही नहीं है, इसमें पहला और दूसरा दोनों ही शामिल सही है। जस्टिस ए एन मुल्ला कमेटी, जिसे अक्सर शासन और सामाजिक न्याय के संदर्भ में देखा जाता है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जस्टिस ए एन मुल्ला कमेटी, जस्टिस ए एन मुल्ला कमेटी ये औपचारिक रूप से ऑल इंडिया कमेटी ऑन जेल रिफॉर्म्स से संबंधित है। इसने जो विचाराधीन कैदी हैं उनको दोष सिद्ध कैदियों से अलग रखने और जेल की स्थिति, वहां पोषण और साफ सफाई में सुधारों की सिफारिश की है। जेल को केवल दंड देने वाली जगह के रूप में ही नहीं बल्कि सुधार और पुनर्वास के संस्था के रूप में माना जाना चाहिए, ये इन्होंने रिकमेंड किया है। राज्यों में एक समान जेल सुधार सुनिश्चित करने के लिए जो जेल प्रशासन है उनको समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए, ये भी इन्होंने रिकमेंड किया। कई बार क्या है कि जैसे जेल स्टेट के अंडर में आता है तो वहां पे उसी स्टेट का कोई मंत्री या कोई ऑफिसर जाता है जो रुतबेदार होता है, पावरफुल होता है, तो उसको मसाज भी दी जाती है, वहां सारी फैसिलिटी दी जाती है। तो इसलिए इनको समवर्ती सूची में जो कॉन्करेंट लिस्ट है जो स्टेट और यूनियन दोनों का उसमें रहता है उसमें शामिल किए जाने की जस्टिस ए एन मुल्ला कमेटी ने सिफारिश की है। नेशनल प्रिजन कमीशन एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए और ये इसलिए चर्चा में है जेल सुधार और कारावास प्रशासन में सुधार को लेके। अभी ये कमेटी एक्चुअली जो ऑल इंडिया कमेटी ऑन जेल रिफॉर्म है, ये
शुरू की गई थी, ये बनी थी 1983। अभी चर्चा में क्यों है? जो बीएनएस आया है, इसके तहत जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें ये किया गया है कि कोई भी अगर कैदी है तो उसको जमानत, अगर उसकी जो पहला क्राइम है उसमें शायद वन थर्ड है, तो वन थर्ड होने पे, उसकी सजा पूरी होने पे उसको जमानत दिलवाने का काम जो जेलर है उसी का ही रहेगा, उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें प्रावधान है कि 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक मामला क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसके बाद ये जो केस पेंडिंग है उनमें कुछ तो सुधार आने के चांसेस हैं, अगर जुडिशरी इनको सही से करे और जो नीचे जांच एजेंसीज हैं वो भी इनको ढंग से करे। फूड प्लैनेट प्राइज 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फूड प्लैनेट प्राइज 2026, इसके बारे में हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फूड प्लैनेट प्राइज स्वीडन की कर्टबर्ग फोर्ड फाउंडेशन द्वारा सतत वैश्विक खाद्य प्रणालियों सस्टेनेबल ग्लोबल फूड सिस्टम के लिए परिवर्तनकारी समाधानों का समर्थन करने हेतु प्रदान किया जाता है। ये सही है। फूड प्लैनेट प्राइज की स्थापना स्वीडन की जो ये फाउंडेशन है, कर्टबर्ग फोर्स फाउंडेशन, इसके द्वारा की गई, और इसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य प्रणालियों का जो एक सतत परिवर्तन है उसको बढ़ाना है। 2026 फूड प्लैनेट प्राइज भारत के आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग कार्यक्रम को प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चन हमने इसीलिए करवाया है क्योंकि भारत में आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग, दिस वन, इसने अपने बड़े पैमाने पे ये सतत कृषि मॉडल के लिए फूड प्लैनेट प्राइज 2026 जीता है। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग कार्यक्रम केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। ये सही नहीं है। ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो रायतू अ, सधिकार संस्था है, रायतू सधिकार संस्था, एक्चुअली वो है दिस वन, इसके द्वारा लागू किया जाता है, ना कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। पहला और दूसरा इसमें करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत अवार्ड के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना नेशनल पंचायत अवार्ड्स के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल पंचायत अवार्ड्स? आपको कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप जिस मीडियम में ज्वाइन करते हैं उस वीडियोज तो आपको हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल ही मिलता है, जैसे यहाँ करवाए जा रहे हैं। बाकी जो आपका स्टडी मटेरियल है, नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, उनका पीडीएफ, ये सब जिस मीडियम में ज्वाइन करते हैं उसी में मिलता है। प्रैक्टिस टेस्ट तो बायलिंगुअल रहता है। इसमें पंचायती राज मंत्रालय ने नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2025 के विजेताओं की अभी रिसेंटली घोषणा की है, इसीलिए क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जिसमें पूरे देश में टोटल 42 पंचायत शामिल हैं, 42 पंचायत शामिल हैं। नेशनल पंचायत अवार्ड का संचालन पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उच्च परफॉर्मेंस रहती है, उन पंचायतों को मान्यता और प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। इसमें देखेंगे अगर हम, तो अभी रिसेंटली नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार है, वो भी दिया गया था। कर्नाटक ने, इसमें कर्नाटक ने सबसे ज्यादा 6 पुरस्कार जीते हैं। विजेता पंचायतों की श्रेणी में कर्नाटक ने इसमें सबसे ज्यादा 6 पुरस्कार जीते हैं। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, देन उड़ीसा। करेक्ट आंसर आएगा इसका दिस वन, राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को हाल ही में भारत सरकार से अपना शाखा परिसर स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अप्रूवल प्राप्त हुआ है। ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? जो हमारी नई शिक्षा नीति है
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें एक चीज है, इंटरनेशनलाइजेशन, जो हायर एजुकेशन है उनका इंटरनेशनलाइजेशन किया जाए, अंतरराष्ट्रीयकरण किया जाए, इसमें है ये। और उसी के तहत ये चीजें की जा रही है। चाहे आईआईटी दिल्ली का कैंपस अबू धाबी में खोला गया हो, या जो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल है, ये लिवरपूल कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम में, इसको यहाँ पे यूनिवर्सिटी, इसकी जो मेन यूनिवर्सिटी है उसकी ब्रांच खोलने के लिए भारत सरकार की तरफ से अप्रूवल मिला है। शिक्षा मंत्रालय ने जो यूजीसी है रेगुलेशन 2023, उसके तहत यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को बेंगलुरु में अपना ये शाखा परिसर स्थापित करने का लेटर ऑफ अप्रूवल प्रदान किया है बेंगलुरु में। ये एक्चुअली सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया है, यूजीसी रेगुलेशन 2023, और बेस उसका जो नई एजुकेशन पॉलिसी है। हाल ही में गठित हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? अभी रिसेंटली, ये हम सभी जानते हैं कि देश का जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे बहुत तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और ये फैक्ट है। इसके लिए पूरे भारत में जो जनसांख्यिकी परिवर्तन है उनका व्यापक आकलन करेगी ये कमेटी। जो असामान्य जनसंख्या बदलाव वाले क्षेत्र हैं उनकी पहचान करेगी। धार्मिक और सामाजिक जो समुदाय है उस स्तर पे जो परिवर्तन है उनका विश्लेषण किया जाएगा, और उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज, और इसके अध्यक्षता करेंगे न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। ये अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये। न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। वन नेशन वन इलेक्शन, उसको देख रहे हैं, फॉर्मर ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, और ये डेमोग्राफिक चेंज। हाल ही में शुरू की गई सिंगापेन स्पेशल फोर्स, जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक विशेष सर्वे महिला पुलिस इकाई है, किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? देश के कई राज्यों में ये विमेन पुलिस यूनिट बनाई गई है, उत्तर प्रदेश में भी है, और अब देश के अलग अलग राज्यों की तर्ज पे यहाँ पे भी शुरू की गई है ये स्पेशल फोर्स, महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक विशेष सर्वे महिला पुलिस इकाई, और ये शुरू की गई है अभी रिसेंटली तमिलनाडु में। इसका अर्थ क्या होता है? इसमें जो ये सेंगापेन लिखा हुआ है, दिस वन, इसका अर्थ होता है ए विमेन एज ए ब्रेव एज लाइनेस, मतलब एक महिला, बहादुर महिला, शेरनी के समान बहादुर महिला, ये इसका अर्थ होता है। और इसको जो नेतृत्व है वो जो आईजी रैंक के पुलिस ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी, उनके द्वारा किया जाएगा। अगर कोई किसी का पीछा करता है मानसिक रोगी, या फिर यौन उत्पीड़न, या फिर मानव तस्करी के प्रयास, या सार्वजनिक स्थल पे बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न करना, इस तरह के काम करता है, तो उसके लिए ये देश में कई राज्यों में है, और अभी तमिलनाडु में शुरू की गई है। इस तरीके के लोगों के साथ सख्ती से डील करना चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की योग्यता प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हो सकता है हमारे एग्जाम में पूछा जाए, फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है, रनर अप कौन रहा है, गोल्डन बूट किसे मिला है। लेकिन हमारा जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो ही हमारी बैकबोन है पूरे कोर्स की, और उसकी खासियत ये है कि इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, हर तरीके के क्वेश्चन हम इसमें कवर करते हैं, और उसी को लेके ये क्वेश्चन है। इसका फीफा वर्ल्ड कप 2026, इस पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेज हैं। अभी रिसेंटली हुआ है, स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया था 1-0 से। स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया था, काफी रोमांचक फाइनल मैच हुआ था, ये 19 जुलाई को हुआ था फाइनल, 19 जुलाई 2026 को। न्यूयॉर्क में है, मेट लाइफ स्टेडियम, वहां पे खेला गया था ये न्यूयॉर्क में। और एक्स्ट्रा टाइम में फेरन टोरेस ने मैच में एकमात्र और निर्णायक गोल किया था, और उसके बाद में स्पेन इसमें जीत गया था।
11 जून से 19 जुलाई तक चला है, 11 जून से और 19 जुलाई तक चला है फीफा वर्ल्ड कप 2026। इसका आयोजन है, ये जॉइंटली किया गया था। कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, तीन देशों ने मिलके, कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन तीन देशों ने जॉइंटली, संयुक्त रूप से सह मेजबान के रूप में ये किया था इसका आयोजन। इसमें गोल्डन बॉल है, वो किसको मिला है? क्योंकि जैसे और खेल से हैं उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस तरीके से दिया जाता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है गोल्डन बॉल। वो दिया गया था रॉड्री को। गोल्डन बॉल, रॉड्री। रॉड्री ये खिलाड़ी थे स्पेन के। गोल्डन बूट जिसने गोल्डन जो बॉल है, इसका मतलब होता है बेस्ट प्लेयर। गोल्डन बॉल, बेस्ट प्लेयर इसमें फुटबॉल में। वैसे जो सबसे ज्यादा गोल करता है उसको गोल्डन बूट दिया जाता है। गोल्डन बूट मतलब मोस्ट गोल्स। ये किलियन एम्बापे है, किलियन एम्बापे, उनको मिला था। काफी फेमस खिलाड़ी है ये एम्बापे, किलियन एम्बापे। ये फ्रांस के हैं, इन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 10 गोल किए थे। इसमें गोल्डन ग्लव्स दिया गया था। जो गोलकीपर होता है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, उसको दिया जाता है गोल्डन ग्लव्स। और ये स्पेन के खिलाड़ी थे उनाई सिमोन, उनको दिया गया था जिन्होंने 8 मैचों में 7 क्लीन सीट रखी थी। बेस्ट यंग प्लेयर इसमें पाउ कुआर्सी को दिया गया था, जो स्पॉन के थे। और इसमें सिल्वर बॉल या सिल्वर बूट दिया गया है लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना के हैं, जिन्होंने अपनी 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ में फाइनल तक पहुंचाया था अर्जेंटीना को। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। और इसके साथ ही स्पेन है जो दुनिया की ऐसी पहली टीम बन गई है जिसके पास एक ही टाइम में पुरुष और महिला दोनों फीफा वर्ल्ड कप के अभी करंट के खिताब हैं। फीफा वर्ल्ड कप में मेजबान राष्ट्र फीफा वर्ल्ड कप के लिए ऑटोमेटिक क्वालिफाई करते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, तीनों 2026 फीफा वर्ल्ड कप के से मेजबान के रूप में ये स्वतः क्वालिफाई कर गए थे। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मेजबान देश का स्लॉट उनके जो सबसे उनके जो अपने कन्फेडरेशन है उसके कोटे से लिया जाता है, ये अतिरिक्त स्लॉट नहीं होता है। इसलिए मेजबान राष्ट्र अ, उनके जो कन्फेडरेशन है उसके आवंटन से एक स्थान का उपयोग करते हैं और वो क्वालिफाई करते हैं। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए यूईएफए को सीधे क्वालिफिकेशन के सर्वाधिक स्लॉट आवंटित किए गए हैं। यूईएफए क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन है दिस वन, यूईएफए, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ये बिल्कुल सही है, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन को। इसमें विस्तारित 48 टीम प्रारूप में सभी 6 जो कन्फेडरेशन है उसमें सबसे अधिक सीधे सीधे 16 स्लॉट दिए गए थे इनको। जबकि अफ्रीका जो कन्फेडरेशन था उसको 9 दिए गए थे, एशिया कन्फेडरेशन को 8 दिए गए थे, और इसके अलावा जो अदर्स हैं उनको और दिए गए थे। कुछ कन्फेडरेशंस को दिया गया 0.5 स्लॉट ग्रुप स्टेज में गारंटीकृत आधे प्रवेश को दर्शाता है। ये सही नहीं है, क्योंकि जो 0.5 स्लॉट है जिसको कहा जाता है हाफ स्लॉट, इसको कहा जाता है हाफ स्लॉट, ये हाफ स्लॉट है। इसका अर्थ ग्रुप स्टेज में आधा प्रवेश नहीं होता है। एक्चुअली 1986 से और 2022 तक फीफा वर्ल्ड कप में जो ओएफसी है इसके पास हाफ स्लॉट था, जिसका अर्थ ये होता है कि जो जो ओशियनियन जो क्वालिफायर हैं उनको वर्ल्ड कप में स्थान लेने के लिए किसी अन्य कॉन्फेडरेशन की टीम के खिलाफ इंटरने कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ मैच खेलना पड़ता था, और कभी कभी आंशिक प्रवेश नहीं था इसमें। मूल रूप से प्लेऑफ जीतने पर निर्भर था कि क्या कंडीशनल स्लॉट था। जैसे पिछले जो फीफा वर्ल्ड कप साइकिल था इसमें कई कन्फेडरेशन हाफ स्लॉट और प्लेऑफ पर काफी निर्भर थी, जबकि 2026 के लिए इस अवधारणा को फुल स्लॉट एलोकेशन पे काफी हद तक बदल दिया है। हाफ स्लॉट अब वो नहीं है कि कोई हाफ स्लॉट मिल जाता है। इसमें पहला और दूसरा सही है।
अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ से। और इसके बाद आपको कोई बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ कोर्स फॉलो करना है। यहाँ से आपको जो जनरल स्टडीज का को सेक्शन है उसमें आप निश्चिंत रह सकते हैं। फिर आपको कोई इसमें ज्यादा टेंशन का नहीं रहेगा। यहाँ से पूरा अच्छे से कवर करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं। फिर इसमें एक चीज देखने को मिलती है कि कोर्स तो दोनों ही फॉलो करते हैं, लेकिन सिलेक्शन एक का ही होता है, एक का नहीं होता है। ऐसा क्यों? उनके बीच में एक जो मेन डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है रिवीजन। इन्होंने रिवीजन अच्छे से किया, इसलिए इनको अच्छे मार्क्स मिले, सिलेक्शन हुआ। इन्होंने पढ़ाई तो की लेकिन रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाए, और इसीलिए सातों दिन तो हम भी क्लास नहीं लेते हैं। 5 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवीजन कर लीजिएगा, जो 5 दिन पढ़ा है उसका आप अच्छे से सेलेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं, एग्जाम क्लियर हो जाता है। रेगुलरिटी बना के रखें। वारिया एआई मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? वारिया एआई मॉडल है, ये इंडिया एआई मिशन द्वारा समर्थित एक स्वदेशी एआई संचालित वीडियो जनरेशन मॉडल है, एआई पावर्ड वीडियो जनरेशन मॉडल है। ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर द्वारा विकसित किया गया नहीं, ये नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर द्वारा विकसित नहीं किया गया है। इसको इसको विकसित किया गया है अवतार के द्वारा। इंडिया एआई मिशन ने ये अवतार के द्वारा विकसित किया गया है इसको, अवतार के द्वारा। और ये स्वदेशी एआई संचालित वीडियो जनरेशनल मॉडल वारिया। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस का सर्वोत्तम वर्णन करता है? फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस, देखिए अभी जो गल्फ ऑफ जो पार्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, इसमें अमेरिकी जो नौसैनिक है उनके हमलों की वजह से भारतीय समुद्री यात्रियों की लगभग हमारे 3 जो यात्री थे उनकी मृत्यु हुई। अ, अमेरिका वहां पे अटैक कर रहा था, इंडियन शिप्स थे उन पे भी अटैक कर रहा था। उसके बाद में भारत ने जब अब कड़ा विरोध दर्ज करवाया उस पे, तब जाके वहां से पास मिला। और इसमें जो फॉरेन फ्लैग शिप है उन पे काम करते हैं ये भारत दुनिया में समुद्री मानव संसाधन में सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। लगभग 3.5 लाख भारतीय समुद्री यात्री दुनिया में मर्चेंट व्हीसल्स पर सेवा देते हैं। लगभग 3.5 लाख हिंदुस्तानी सेवा देते हैं मर्चेंट व्हीसल्स पे। और 23,000 भारतीय हैं ये समुद्री यात्री इसमें कार्यरत हैं गल्फ रीजन में, जिनमें यूएई में सबसे ज्यादा है। और इसीलिए ये फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस देना पड़ा। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें परिचालन लागत कम करने के लिए जहाजों को मालिकों के देश से अलग किसी अन्य देश में पंजीकृत किया जाता है। ऑपरेशन दृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑपरेशन दृष्टि यह आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की एक मानवीय आउटरीच पहल है। ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑपरेशन दृष्टि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने रांची के मिलिट्री हॉस्पिटल जो नमकुम है उसमें ऑपरेशन दृष्टि के तहत एक मेगा एडवांस अभी सर्जिकल आई कैंप शुरू किया था, जिसकी देश में काफी चर्चा हुई। और ये एक मानवीय प्रोग्राम है, मानवता के ह्यूमैनिटेरियन आउटरीच प्रोग्राम जो एडवांस एक्सपर्टाइज या सोशल सर्विसेज के साथ जोड़ता है। इसमें ये दूर दराज और अंडर रिजर्व क्षेत्रों में स्पेशलाइज्ड ऑप्थेल्मिक केयर प्रदान करने पे केंद्रित है। ये सही है। देश में अब तक 8 ऐसे एडवांस सर्जिकल आई कैंप सक्सेसफुली किए जा चुके हैं, जिनमें से लेह लद्दाख, लक्षद्वीप, कच्छ, भुज, बागडोरा यहाँ किए गए हैं। और ऑपरेशन दृष्टि ये अभी रिसेंटली रांची में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ये अभी 6 हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6
पूरे भारत में आयोजित किया जाने वाला एक बड़े पैमाने का लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है। ये बिल्कुल करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एनएफएचएस के लिए नोडल मिनिस्ट्री है। नहीं, ये सही नहीं है। इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के लिए नोडल मिनिस्ट्री है, न कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो दूसरा सही नहीं है। 2018 अक्ताऊ कन्वेंशन ये किससे संबंधित है? 2018 अक्ताऊ कन्वेंशन का संबंध किससे है? कैस्पियन सी की जो अ, एक लीगल स्टेटस है उससे संबंधित है। कैस्पियन सी का लीगल स्टेटस उससे संबंधित है। अभी ये यहाँ पे लगभग कैस्पियन सी का 24,000 स्क्वायर किलोमीटर, 24,000 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब होता है लगभग एक देश। जो सिसिली है उसके जितना एरिया, मेडिटेरियन सी का जो सिसिली है आइलैंड, उसका जितना एरिया खो दिया है कैस्पियन सी ने, कैस्पियन सागर ने। और इसीलिए ये चर्चा में है अक्ताऊ कन्वेंशन 2018। कैस्पियन सी ये विश्व का सबसे बड़ा इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है जो यूरोप और एशिया के बीच में है। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के बीच में। इसकी बॉर्डर किससे लगती है? रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, इनसे लगती है। और यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जो जैसे वोल्गा रिवर है या फिर यूराल है, टेरेक है, ये रिवर्स भी इसी में गिरती है, शामिल है। ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन हमिस्टेड जो हाल ही में समाचार में रहा, किससे संबंधित है? ये ऑपरेशन हमिस्ताद शुरू किया गया है आफ्टर डेवेस्टेटिंग अर्थक्वेक दैट स्ट्रक वेनेजुएला। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन हमिस्ताद। ये वेनेजुएला में काफी विनाशकारी भूकंप आया, उसके बाद भारत ने राहत और बचाव प्रयासों में सहायता के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। इसका मतलब जो होता है दिस वन, ये एक स्पेनिश वर्ड है और इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। इसका मतलब फ्रेंडशिप होता है। वसुदैव कुटुंबकम। रैपिड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सक्षम करने के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए अभिज्ञान ऐप को किसने विकसित किया है? देखिए, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये ध्यान रखना हमें। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसके साथ इंटीग्रेशन के माध्यम से सस्पेक्ट्स जो हैं उनकी रैपिड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सक्षम करने के लिए हाल ही में लॉन्च किया है अभिज्ञान ऐप को। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री ने क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा विकसित किया गया है अभिज्ञान ऐप। ये ऐप नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अक्यूज, कन्विक्ट या कोई प्रिजन है में मौजूद व्यक्तियों का फिंगरप्रिंट स्कैन को सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे स्टोर करता है। और ऐप में इसमें डेमो वगैरह सब दिखाया गया है। देखिए, सिंपल सा है कि सड़क पे कोई रूटीन व्हीकल चेकिंग चल रही है, अब उसके उस टाइम पे कोई सस्पिशियस इंडिविजुअल का बायोमेट्रिक स्कैन किया जाता है ताकि अपराधों के संबंध में वांटेड जो पर्सन है उसकी पहचान की जा सके। अभी जैसे थोड़े टाइम पे पहले जो ये जंतर मंतर पे भगदड़ती आंदोलन वगैरह किया गया था कुछ, उसमें क्या था, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इतने लोग इसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। वो कहां से पता चला? दिस वन। हाल ही में लॉन्च किया गया सुमन रोड मैप 2030 मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए है? सुमन रोड मैप, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सुमन? सुमन रोड मैप ये किया गया है 2030। इसमें जो इसका फुल फॉर्म है सुमन का, ये सुरक्षित मातृत्व आशावान, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ये इसकी फुल फॉर्म है। हमें ध्यान रखना होगा, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन।
सुरक्षित मातृत्व की गारंटी आश्वासन, ये सुमन रोड मैप 2030 है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मैटरनल और न्यूबॉर्न जो हेल्थ केयर है उसको मजबूत करने के लिए सुमन रोड मैप 2030 लॉन्च किया है। रुद्रा एम जो हाल ही में समाचारों में था, ये क्या है? रुद्रा एम, ये भारत ने स्वदेशी रुद्रा एम सेकंड एयर टू सरफेस मिसाइल है, इसका अभी रिसेंटली सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है, जिससे इसकी जो भारत की स्वदेशी डिफेंस या जो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये और मजबूत होगी। डीआरडीओ के सहयोग से किया गया है ये विकसित। हैदराबाद में जो नोडल डीआरडीओ लेबोरेटरी रिसर्च सेंटर है, उसने डीआरडीओ लेबोरेटरीज के सहयोग से विकसित किया है रुद्रम सेकंड एयर टू सरफेस मिसाइल। 20 किलो तक का ये 200 किलो तक का वार हेड ये ले जा सकती है। सूर्य किरण जो हाल ही में समाचारों में रहा, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित होने वाला बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है? सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल, हाई लेवल अभी रिसेंटली एक्सचेंज हुआ था भारत और नेपाल के बीच में, जो बॉर्डर संबंधी जो मुद्दे हैं उनके उनको लेके डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है नेपाल, और हाई लेवल इसमें एक्सचेंज हुआ था अभी, और ये चर्चा में है। ये डिफेंस कॉपरेशन वगैरह चल रहा है भारत का। ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक्स का क्वेश्चन 100% पूछे जाने के चांसेज हैं हमारे एग्जाम में। जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें ब्रिक्स का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। अभी 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। 2025 में किसके पास थी? ब्राजील के पास थी। 2027 में किसके पास होगी? चाइना के पास होगी। ब्रिक्स में यही ध्यान रखना है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 2025 पास्ट ब्राजील था, 2026 प्रेजेंट में भारत, 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स का अध्यक्ष भारत है, 1 जनवरी 2027 से चाइना हो जाएगा इसका अध्यक्ष। और यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं। ये जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है जिसको भारत अध्यक्षता कर रहा है, वो 18वां ब्रिक्स का सम्मेलन है। 17वें का अध्यक्ष ब्राजील था, जिसका आयोजन जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 12 से 13 सितंबर 2026 नई दिल्ली में होगा ये, और 2027 में चीन ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा। 2026 में जो भारत अध्यक्षता कर रहा है उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ये 2026 की थीम है। भारत ब्रिक्स को चौथी बार अध्यक्षता कर रहा है। 2012, 16, 21, 3 बार भारत ऑलरेडी ब्रिक्स का अध्यक्ष रह चुका है। 2012, 16, 2021 और अब चौथी बार 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स में टोटल 11 सदस्य देश हैं, और जनवरी 2025 में इथोपिया है, उसने सदस्यता ली थी, उसके बाद 11 हो गए थे, उससे पहले 10 थे। ये हमें ध्यान रखना। अब आते हैं क्वेश्चन में। जब 2006 में ग्रुपिंग को फॉर्मलाइज किया गया तब साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर था। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि ब्रिक्स जो 5 प्रमुख इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमी है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसमें 2006 में न्यूयॉर्क में ये ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर की पहली मीटिंग के टाइम पे ग्रुपिंग को फॉर्मलाइज किया गया था 2006 में। जब साउथ अफ्रीका बना तब नहीं, जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली थी उसमें किया गया था। ब्रिक्स देशों की सरकारें 2009 से एनुअल फॉर्मल समिट आयोजन करती रही है। ये बिल्कुल सही है। 2009 से एनुअल फॉर्मल समिट में मिलती रहती है ये सरकारें। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, लॉन्च, गारंटी और
इक्विटी पार्टिसिपेशन जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए किया गया है, ये भी सही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था, ब्रिक्स स्टेट्स द्वारा ये स्थापित एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है और इसका ये करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड। सभी साथियों को नमस्कार, ये था हमारा आज का टेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा एक नंबर और है, उस नंबर पे भी आप मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। थैंक यू।